अर्चनी वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम लोग एक बात जानते हैं। वो क्या है कि हम लोगों का जीवन अनमोल है। ये बात सब जानते हैं। सुनकर पढ़कर किसी न किसी रूप में ये जानकारी है, लेकिन अनमोल होने की भूमिका में है, अनमोल हुआ नहीं है अभी। इसको बनाना पड़ता है, उसी प्रकार बनाना पड़ता है जैसे हीरा। हीरा बहुत मूल्यवान है, लेकिन जब खदान से निकलता है तो उसकी कीमत कम होती है। जब हीरा खदान से निकलता है तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब उसे खराद दिया जाता है अर्थात उसका पहल बनाया जाता है, उसमें चमक दी जाती है, उसको रगड़ा जाता है। कच्चा हीरा बिना उसमें खराद किए, हीरा घिसे बिना, आप शायद देखे हो या न देखे हो, तो कई बार आप यदि उसको कभी देखेंगे तो पता चलेगा जैसे रेत बालू है ना, उसी में कोई ऐसा पत्थर है ऐसा लगेगा। हम लोगों ने देखा है दोनों प्रकार के हीरे। सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी, वहाँ पर हीरे खरादे जाते हैं, हीरे घिसे जाते हैं। बहुत लोग करते हैं ऐसा काम, हजारों लाखों लोग करते हैं ये काम, और बहुत बड़ी बड़ी उसके लिए फैक्ट्री बनी हुई है। तो सामान्य पत्थर लगता है, लेकिन उसी को जब खराद दिया जाता है तो वो देखने भी बहुत सुंदर लगता है, झलकता है एकदम, और उसकी कीमत भी 10 गुना अधिक हो जाती है। 50,000 की हीरा होगी तो फिर वो 5 लाख की हो जाएगी। इतनी कीमत में अंतर है उसकी। तो कहने का मतलब यह है कि हीरा मूल्यवान कब होता है? जब उसमें खराद चढ़ाया जाता है, जब उसे घिसा जाता है, सफाई की जाती है, तब। उसी प्रकार से हम लोगों के जीवन के बारे में भी है। हम लोगों का जीवन भी अभी उबड़ खाबड़ है। जैसे हम शरीर धारण कर लिए हैं, लेकिन जब इसको घिसते हैं, इसकी सफाई करते हैं, तब ये चमकने लगता है। किसी भी बर्तन को आप जानते हैं, जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है वो बर्तन में कारिख लग जाती है। आजकल थोड़ा से गैस सिलेंडर होने के नाते थोड़ा अंतर जरूर पड़ गया है, लेकिन फिर भी उसमें कारिख लग जाती है। तब क्या करते हैं? उसकी सफाई करते हैं, उसको घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो बर्तन चमकने लगता है। और कई बार आप लोग जानते हैं आजकल तो घरों में भी फर्श बिछाने लगे हैं, तो फर्श को बिछा देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उस पर मशीन चलाकर घिस देते हैं, तब मिरर पॉलिश कर दिए तो उसमें फिर चेहरा भी दिखने लगता है, चेहरा भी उसमें दिखने लगता है। उसी प्रकार से हम अपने मन को घिसते हैं, उसकी सफाई करते हैं। अच्छा जीवन बनाने के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए हमें आवश्यकता है अपने भीतर के कूड़े कचरे की सफाई करें। कूड़े कचरे की सफाई करके ही हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अच्छा जीवन का मतलब, अच्छा आदमी का मतलब, और खराब 2 प्रकार। एक तो होता है जिसे कहते हैं आदमी अच्छा है, एक उसको कहते हैं, एक आदमी को एक बहुत खराब आदमी है। तो जिन्हें लोग कहते हैं कि आदमी खराब है, तो क्या उसकी आंखें नहीं होती है, हाथ पैर नहीं होते हैं?
नाक नहीं होती है, सारे अंग होते हैं। जिनको खराब आदमी कहते हैं उसमें सब कुछ बढ़िया, कोई अंतर नहीं है। और जिन्हें आप अच्छा आदमी कहते हैं तो क्या उनके दो के बदला चार हाथ हैं? किसी को देखें नहीं, उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंख है, नाक है, कान है। तो शारीरिक दृष्टि से अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा आदमी का मतलब है अच्छा स्वभाव वाला आदमी, और खराब आदमी का मतलब है खराब स्वभाव वाला आदमी। जिसका स्वभाव खराब है उसे क्या कहते हैं? खराब आदमी। तो ये अच्छा और बुरा स्वभाव, खराब स्वभाव कहाँ है? स्वभाव कहाँ है? अपना भीतर है ना। दुख और सुख का अनुभव हम शरीर के अंदर करते हैं कि शरीर के बाहर करते हैं? बड़ा सहज है ये समाधान, सब लोग समझते हैं। दुख और सुख का अनुभव हम सब शरीर के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? शरीर के अंदर। सब मन में होता है। दुख सुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में होता है। उसे महसूस किया जाता है, उसे दिखाया नहीं जाता। किसी को कहो भाई बहुत दुखी हूं, दिखाओ जरा दुख कहाँ है, उसको दिखाया नहीं जा सकता है। और कोई आनंदित है, किसी के लड़के की शादी है, कहा मैं बहुत खुश हूं, या किसी के घर में लड़का पैदा हुआ हो तो खुश है, तो क्या पता चलेगा खुश का? कुछ नहीं। हाँ, उनके व्यवहार में झलकेगा, वो उसके व्यवहार से पता चलेगा। हमारे अंदर जैसे बाहर हमारा है, उसी प्रकार अंदर भी हमारा संसार है। वो पता चलता है बाहर। किससे पता चलेगा? हमारे क्रियाकलाप में। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जिस समय अच्छा लगता है उस समय हम अच्छा व्यवहार करते हैं और सब लोग अच्छे लगने लगते हैं। ये आप लोग अनुभव किए होंगे, जब हम स्वयं अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा लगता है, तो हमें सब लोग अच्छे लगते हैं। आपका मन जिस दिन अच्छा रहता है, आनंदित होता है, उस दिन परिवार के लोग भी अच्छे लगते हैं, गांव के लोग भी अच्छे लगते हैं, आपका घर भी आपको अच्छा लगता है, काम धाम भी अच्छा लगता है, काम करने का मन होता है, उत्साह होता है। और जब मन उदास हो, खिन्न हो, दुखी हो किसी बात को लेकर, तो फिर लोग अच्छे नहीं लगते हैं। आप किसी बात को लेकर नाराज हैं तो फिर आपको सब अनसुहाता लगेगा, आपको खाना पीना भी आप पसंद नहीं करेंगे। नहीं, घर में कई बार होता है जब कोई नाराज होता है, नहीं मुझे नहीं खाने का है, आज भूख लगी है, फिर भी क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं खाना है। काम करने की बात आएगी, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसका मतलब भीतर गड़बड़ी है, भीतर नाराजगी है। तो हमें सुधारना कहाँ है? जीवन सुधारने का मतलब सत्संग का एक बहुत बड़ा काम। सत्संग का बहुत बड़ा काम क्या है? बहुत बड़ा लाभ क्या है? हम अपने जीवन को सुधारते हैं। हमें दो प्रकार की शिक्षा चाहिए। हमें दो प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, रोजी रोटी की शिक्षा। और दूसरी शिक्षा क्या है? जीने का ढंग सिखाए। आप थोड़ा सा भी इस पर दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। एक क्या है? रोजी रोटी की शिक्षा, और दूसरी शिक्षा क्या है? जीवन जीने का ढंग, ये शिक्षा। तो रोजी रोटी कमाने की शिक्षा तो हम विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जाकर प्राप्त कर लेते हैं, और न भी पढ़े लिखें तो भी हम अपने जीवन गुजर के लिए मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। पहले कहाँ इतनी पढ़ाई लिखाई होती थी? नहीं होती थी। तो क्या पहले के लोग नहीं जीते थे? जीते थे, तब भी जीते थे। और ऐसा नहीं है, आज भी वही स्थिति है, थोड़ा सा बदला हुआ है। कई कम पढ़े लिखे लोग
जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकर बना के रखे हैं, अर्थात उनके यहां वो कर्मचारी है। ऐसे लोगों को आप शायद जानते हो जो पढ़े लिखे कम हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास में ज्यादा पढ़े लिखे लोग कर्मचारी के रूप में रहते हैं। वहां पर वो नौकरी करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी खोल दिए और कुछ कर दिए, उनका ढंग ऐसा है सोचने का, तो फिर उसी में नौकरी करते हैं। जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो हर साल फर्स्ट आता था, वो किसके यहां नौकरी कर रहा है? वह जो स्कूल का भगेड़ू था। ये शायद आप लोगों को पता हो, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन काम करने का ढंग उनका बहुत बढ़िया होता है, तो फिर पढ़े लिखे लोगों को नौकरी में रख लेते हैं, उनके पास काम करते हैं। कहने का मतलब यह है, शिक्षा हमें रोजी रोटी कमाने की चाहिए, और दूसरी शिक्षा जीवन जीने का ढंग। वो कहां पाएंगे? रोजी रोटी की शिक्षा तो हम प्राप्त ही कर लेते हैं किसी न किसी ढंग से, लेकिन जीवन जीने का ढंग कहां सीखेंगे? वह सीखते हैं सत्संग में। इसलिए जीवन सुधार का यह बहुत बड़ा काम, और यदि हमारा जीवन सुधरा हुआ नहीं है तो जीवन का आनंद नहीं आएगा। जीना एक होता है जीना, और एक होता है पनपना। मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, जैसे आपके घर में एक पौधा हो नन्हा सा, तो पौधा हो और केवल जीवित हो, न उसका विकास हो रहा हो, न फूलता हो, न फलता हो, उसी कहते हैं ना, न वो मरता है न बढ़ता है, तो क्या कहेंगे उसको? वो केवल जी रहा है और कुछ नहीं है। आपके घर एक गाय हो, वो गाय दुबली पतली है, वो खाती तो है, ठीक है, खा लेती है खाने के लिए, लेकिन वो बच्चा नहीं देती है, बछड़ा नहीं देती है, दूध नहीं देती है, बस जी रही है। तो क्या करेंगे फिर? कहेंगे ये गाय का मतलब क्या निकलता है? गाय का लाभ क्या है? उससे बछड़ा मिले, दूध मिले, तो केवल जीवन जीते रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी करके हम जीवन गुजर का काम कर लें, परिवार थोड़ा बढ़ा लें, ये बहुत महत्व का नहीं है। ठीक है, अब जीवन है तो इसमें सब होता ही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण क्या है? हम जीवन का आनंद लें, हम महसूस करें रोज कि अच्छा महसूस करें। आप कभी भी हम सब अकेले में बैठे ना, तब लगे मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, अच्छा लगने लगे, परिवार के लोग अच्छे लगने लगे, आपके आसपास सब बढ़िया, ऐसा महसूस होने लग जाए, उसी को क्या कहते हैं? आहा जिंदगी। आप लोग उसके लिए क्या शब्द कहते हैं? आहा जिंदगी। और जब जिंदगी आहा नहीं होती है तो जिंदगी क्या होती है? उल्टा, हाय हाय। दूसरा उसका रूप क्या है? उसका विलोम क्या है? हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय हम दुखी हैं, हाय हमारे परिवार के लोग नहीं मानते। शिकायत भरा जीवन। वह आदमी अच्छा है जिसके मन में शिकायत ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा लगने लगता है, सब कुछ बढ़िया, सब बढ़िया है। वो कब लगेगा? जब हम बढ़िया होंगे। इसके लिए पहली शर्त क्या है? जब हम बढ़िया होंगे, जब हम अच्छा होंगे, तब दुनिया भी हमें अच्छी लगने लगेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपने को ठीक करें। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताना चाहता हूं। वो उदाहरण क्या है कि हम अपने को सुधारते हैं, अपने को ठीक करते हैं, तो फिर हम परिवार को ठीक कर ले जाते हैं, समाज को ठीक कर ले जाते हैं, और समाज ठीक क्या हो जाता है। और इतना ही नहीं, राष्ट्र ठीक हो जाता है, पूरा राष्ट्र ठीक हो जाता है, क्योंकि हम भीतर बदलाव कर लिए। तब हम इस ढंग से देखते हैं उसी को कि हमको दूसरा ही रूप दिखने लगता है। जैसे बिना रंग का चश्मा लगाओ और रंग वाला चश्मा लगाओ तो थोड़ा दृश्य बदल जाएगा। तो अपने को जब ठीक करते हैं ना, तो सब ठीक होने लगता है। एक आदमी था, वो ऑफिस से आया तमाम कागजात लेकर, आकर घर में जैसे ही बैठा तो उसका नन्हा सा बच्चा था, वो मचल गया कि पापा जी मैं आपके साथ खेलूंगा, मैं आपके साथ खेलूंगा। कहा नहीं बेटा, अभी मेरे पास समय नहीं है,
ऑफिस का काम मेरा वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ है, मुझे काम करना है। तो उन्होंने क्या कहा, पापा जब हमारे क्लास में कोई बच्चा विद्यार्थी पिछड़ जाता है ना, तो उसे दूसरे कक्षा में भेज देते हैं, उसको पीछे बैठा देते हैं। तो आप लोग जब काम में पिछड़ गए ऑफिस में, तो आपको अलग क्यों नहीं बिठा दिया जाता है? तो उन्होंने कहा, बेटा ये व्यापार में ये मामला, ये जो बात है ना, ये लागू नहीं होता है, नहीं होती है, वो अलग है। तो कहे नहीं, हमें खेलना है, हमें तो कुछ मतलब नहीं है। वो बहुत परेशान हुआ। तब सोचा, एक पत्रिका थी, मैगजीन कहीं से आई थी, तो उसमें देखा कि एक विश्व का नक्शा है, उसमें कागज में छपा हुआ था, उसमें पन्ने में उसको उन्होंने फाड़ा, और फाड़ करके उसको क्या किया, कई टुकड़े कर दिए, 5, 10, 15, 20 टुकड़े कर दिए। और बच्चे को अपने पास से हटाने के लिए, उसके मन को बहलाने के लिए क्या बताया है कि तुम इस विश्व के नक्शे को जोड़ो, और जब विश्व के नक्शे को जोड़ दोगे ना, तब तुम्हारे साथ मैं खेलूंगा। उनको पता था कि ये विश्व के नक्शा कहाँ जोड़ेगा छोटा बच्चा, और जब उसी में मन लगा रहेगा तो मेरा इधर काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसको टालने के लिए, बला टालने के लिए, क्या करने के लिए, बला टालो, हटाओ कह के उनको क्या इधर विश्व के नक्शे को फाड़ करके, कई टुकड़े फाड़ कर उनको दे दिया। फिर वो काम करने लगा। 5 मिनट बीता होगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट। और लड़का वो विश्व के नक्शा, 5-7 मिनट बीता था, विश्व के नक्शा को बढ़िया से जोड़ करके ले आया। पापा मैं नक्शा जोड़ लिया। वो तो चौंक गया, उसका पिता चौंक गया। ओफ, तुम जोड़े कैसे? ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, तुमसे मुझे लगता है कुछ सीखना पड़ेगा, तुम कैसे कर पाई इतना जल्दी? तो उन्होंने, बच्चे ने क्या कहा, बहुत सरल है। कैसे बहुत सरल है? तो कहा विश्व का नक्शा जिधर छपा था, उसके दूसरे पट में, अपोजिट में क्या छपा था, एक आदमी का चित्र छपा हुआ था, एक आदमी का चित्र छपा हुआ था, और मैंने तो केवल आदमी के चित्र को मिलाया। अब छोटा बच्चा होगा तब भी जान जाएगा सिर कहाँ रहेगा, हाथ कहाँ रहेगा, पैर कहाँ रहेगा, वो समझ ही लेगा ना। तो मैंने तो केवल आदमी के चित्र को जोड़ा, और बस जैसे पलटा तैसे विश्व का नक्शा जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण, अर्थात एक आदमी के ठीक करने पर क्या ठीक हो गया, विश्व का नक्शा ठीक हो गया। यदि हम अपने को ठीक कर ले जाते हैं, तो फिर हमारे देखने का ढंग ही बदल जाएगा, हमारी नजरिया बदल जाएगी, हमारी समझ बदल जाएगी। इसीलिए परिवर्तन शरीर स्तर पर नहीं होता है, परिवर्तन होता है मानसिक स्तर पर, जो संभव है। शरीर के स्तर पर हम क्या परिवर्तन कर डालेंगे? क्या आंख जो सामने दिख रही है उसको, एक आंख को निकाल के पीछे फिट करवा देंगे? ऐसा फिट तो करवा नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर? कोई परिवर्तन शरीर में नहीं होने वाला है, आप करेंगे नहीं उसको। परिवर्तन होता है समझ में परिवर्तन, सोचने के ढंग में परिवर्तन करते हैं, और केवल सोचने का ढंग में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है एकदम। और सोचने का ढंग जब हम सही कर लेते हैं, सब अच्छा लगने लगता है, सब बढ़िया। और जब सोचने का ढंग गलत होता है, तो कई बार होता है जहां लाभ है वहां भी हम हानि की कल्पना करते हैं, जहां सुख आप ढूंढ सकते हैं वहां भी आप दुख सोचने लग जाते, दुख के बारे में सोचने लग जाते हैं। जहां अच्छाइयां हैं वहां भी हम बुराई ढूंढने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे में अच्छाई जहां होती वहां भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग जहां बुराई होती है ना, गलतियां होती हैं, वहां भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ये दो ढंग है, हम किस कैटेगरी में है हमको सोचना है। अर्थात देख, सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग और पाषाण अर्थात रत्न और पत्थर सब जगह है, अच्छे और बुरे सब जगह हैं, अच्छाइयां भी हैं बुराइयां भी हैं। हम चाहते क्या हैं? जो चाहते हैं वहां हमारा फोकस होना चाहिए, उसे चाहिए उसे देखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बातें करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए।
तो फिर क्या होगा, वह मिल जाएगा। जो हम चाहेंगे वह हम पा जाएंगे। यदि हम दूसरी चीज चाहेंगे तो दूसरी चीज मिल जाएगी। क्या हम बुराई ढूंढना शुरू करें इस आश्रम में और व्यवस्था में आकर तो गलतियां नहीं मिलेंगी? गलतियां मिलेंगी। और अच्छाई ढूंढना चाहें तो अच्छाई भी मिल जाएगी। तो जो हम चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि एक राजा चला गया बाहर विदेश, और वहीं से, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पहले नहीं रहा होगा, तो फिर पत्र भेजा। तो फिर पत्र भेजा कि यहां से अपनी रानियों के पास में क्या क्या सामान चाहिए बताओ, मैं यहां से जब लौटने का समय हो गया, किसी व्यापार के मामले से गया था, मैं लौटने का समय हो रहा है, जो आप तुम लोग कहो मैं वो सब लेते आऊंगा। तो वहां से रानियां सब, जो कई रानियां थी, 4-5 जो भी रही होंगी, तो वो सब लिस्ट बनाई। किसी ने कहा वहां से बढ़िया साड़ी ले आओ, किसी ने कहा सोने की हार ले आओ, किसी ने कहा खाने पीने की मिठाई ले आओ। सब ले अपना अपना एक एक सामान का एक कागज में पुड़िया में लिख करके भेजे। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कहा चूड़ी ले आओ, किसी ने कहा कुछ ले आओ। सब ले आए, कई रानियां थी। और सब जब आए वहां से, तो वो पुड़िया के अनुसार, अब किसने लिखा है पता है, किसने कौन सी रानी लिखी है, तो उसके अनुसार, जैसे किसी ने साड़ी लिखी है तो भेज दिया उनके कमरे में साड़ी। जिसने लिखा था सोने की हार, उनके कमरे में सोने की हार। किसी ने मिठाई लिखी थी, मिठाई। और स्वयं कहा कई बातें थी, कई आइटम थे, सबको भेज दिए। सबसे छोटी रानी थी ना, उसी के कमरे में वो रहने लगे। कई दिन बीत गए, 15 दिन, महीना दिन। तो अन्य रानियां थी, वो ऑब्जेक्शन करने लगी कि जब से विदेश से लौटे हैं राजा साहब, हम लोगों के कक्ष में आते ही नहीं है। ये तो बहुत पक्षपात है, जब से लौटे तब से उन्हीं के कमरे में है, ये ठीक नहीं है। आपस में मीटिंग किए, बातचीत हुई, संदेश पहुंचाया, ये अनर्थ हो रहा है। तो सबको बुला करके वहां राजा ने कहा बैठो सब लोग, ठीक है। और सबकी पूर्जी निकाले जो जो लिखे थे। मैं कहाँ गया था, विदेश, वहां आप लोग भेजे थे, पूर्जी भेजे थे, ये सामान चाहिए, सामान चाहिए, तुम्हारे नाम से देखो क्या लिखा है, सोने की हार दिया ना, हाँ मिल गए, ठीक है, साड़ी मिल गई, चूड़ी मिल गई, मिठाई मिल गई, ठीक है। अब छोटी रानी की पूर्जी को दिखाते, क्या क्या लिखी थी उसमें, क्या लिखा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपको चाहती हूं। उन्होंने क्या लिखा था, मुझे सामान नहीं चाहिए, मैं आपको चाहती हूं। अब देखो उनकी पूर्जी है, इसलिए मैं उनके पास है। तुम्हें तो साड़ी चाहिए थी तो साड़ी मिल गई, तुम्हें तो हार चाहिए थी, हार मिल गई, लेकिन इन्हें चाहिए थी राजा, और राजा मिल गया, वही रहूंगा। एक उदाहरण हुआ, कहानी है ये। तो हम जो चाहेंगे वो पाएंगे। हमारी इच्छा हो और इच्छा के अनुसार हमारी गतिविधि हो, प्रयास हो, वैसा। केवल इच्छा हो, केवल इच्छा काम नहीं करती। वो एक प्रकार से है, बंदूक की गोली में बारूद ना हो, एक गोली हो बंदूक की और बारूद ना हो, तो फिर क्या होगा, पिट पिट करने से बंदूक से कोई फायदा नहीं होने वाला, विस्फोट नहीं होगा उससे। उसी प्रकार इच्छा तो है कि हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं, लेकिन उसके अंदर बारूद नहीं है, वो चीज नहीं है, वो एनर्जी, पावर नहीं है। इसलिए हम लोग जहां के तहां बने रह जाते हैं। तो मैं कह रहा था, संसार में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी है, गलत भी है, अच्छा भी है। हम चाहेंगे वो पाएंगे। इसलिए अच्छा ढूंढें जानबूझ करके। इसी को कहते हैं अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण। स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है, स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है। हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है, हमारा व्यक्तित्व अस्वस्थ है, इसकी क्या पहचान है। हम सब चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ हो, या फिर हम ये मानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है। तो मानने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसका एक पैमाना है, कई बातें हैं। लेकिन एक मैं बताता हूं पहले, वह है कि सभी लोगों, व्यक्तियों और परिस्थितियों में हम जानबूझ करके अच्छाई ढूंढते हैं। जो ऐसा करता है जानबूझ करके अच्छाई ढूंढता है। कैसे जानबूझ करके अच्छाई ढूंढता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कहीं पता चला कि यहां सोना है, नीचे पता चला वहां सोना है,
तो सोना को पाने के लिए आपको कई टन मिट्टी क्या करना होगा? उठा करके फेंकना होगा, कई टन मिट्टी। तो मिट्टी आप फेंक रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? सोना। मिट्टी उठाना नहीं, मिट्टी आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सोना। लेकिन आप सोना तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप मिट्टी को हटाएंगे नहीं। इसी प्रकार से सब कुछ है, मैं कहना अच्छाई भी बुराई, जानबूझ करके हमें क्या करना है? उन बुराइयों को हटाना है। जैसे आप लोग मशीन लगा करके खोदते नहीं है कुआं, चलो बात भूल जाओ सोने की बात, पानी चाहिए कुएं में, ट्यूबवेल करवाते हैं। यहां तो क्या करते हैं? उसमें खोदते खोदते पहले मिट्टी, फिर पीली मिट्टी, फिर पत्थर, पूरा निकालते निकालते जब जाते हैं तब पानी का स्रोत मिलता है। लेकिन जो पत्थर निकला है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मिट्टी निकली वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? पानी। लेकिन पानी को पाने के लिए हमें मेहनत करनी है, उन चीजों को जो पानी में अवरोध पैदा कर रही, पानी पाने में, पानी मिलने में जो बीच में स्पेस है उसे हटाना है। इसी प्रकार से जो हमारी दृष्टि है दोष देखने की, उस दृष्टि को हटा करके, उस दोषों को छोड़ करके हमें जानबूझ करके क्या करना है? अच्छाई ढूंढना है, गुण ढूंढना है, तब बनेगा। नहीं तो फिर हमें लाभ भी होगा। कई बार होता क्या है? हमें फायदा हुआ है, हमें अच्छा महसूस करना चाहिए, ऐसी घटना घटी जिससे हमें आनंदित होना चाहिए, लेकिन वो देखने का ही ढंग गलत होगा तो क्या करेंगे? उसमें भी हम दुखी हो जाएंगे। एक उदाहरण बताऊं कैसे? उदाहरण यह है, एक बार अकबर और बीरबल, ये दोनों की कथा चला करती है। तो अकबर और बीरबल की कहानी, उनके चुटकुले चला करते हैं। तो अकबर और बीरबल क्या हुआ कि दोनों निकले मुआयना करने अपने नगर में। तो कई बार तो वो लोग जंगलों की ओर, जंगल में घूमने चले जाते, कई बार होता नगर की ओर ही चल देते कि चलो जरा देखें प्रजाजनों की स्थिति कैसी है। तो उस दिन वो बाजार में घूमने निकले थे। तो देखे क्या, एक व्यापारी बड़ा उदास बैठा हुआ है। राजा ने देखा, जरा पता करो बहुत उदास क्यों है वो। पता किया, ये बीरबल गए कि कहो भैया क्यों तुम बहुत उदास बैठे हुए हो। तो बीरबल, उस व्यापारी ने कहा कि सरकार हुआ क्या है, मैं छोटा व्यापारी हूं, सीजन के अनुसार सामान रखता हूं, ठंडी का मौसम आने वाला था तो मैं अपनी जमा पूंजी से कंबल खरीद के ले आया। कंबल बिकेगा तो मैं उससे आमदनी पाऊंगा, लेकिन इस साल ठंडी कम तो कंबल नहीं बिक रहे हैं। तो इसको लेकर के मुझे बड़ी संकट है, मैं बड़ी समस्या में हूं। एक तो मैं धन लगाया है और कंबल बिक नहीं रहे हैं, कैसे होगा? बहुत उदास। तो बताए राजा को आकर ऐसी बात है। राजा जब दरबार में आए दूसरे दिन तो सभी दरबारियों से क्या कहा? कल सभी जो दरबारी हैं वे एक एक कंबल लेकर आएंगे, और जो कंबल लेकर नहीं आएगा उनको 500 रुपये का जुर्माना। सोचे क्या बात है, कुछ समझ ही नहीं है लोगों को, लेकिन राजा की बात। अब गए लोग मार्केट में कि भाई कंबल खरीद लो, नहीं तो फिर 500 रुपये जुर्माना लगना है। तो कंबल लेकर जाना है। अब उस व्यापारी के पास भी गए सब कंबल खरीदने, कई, अब एक गए, दूसरा, अब देख रहे हैं व्यापारी के, वाह भाई, एक गए तो पहले वो कितना में बेचता था? 25 रुपये में। कंबल की कीमत कितनी थी उस समय? 25 रुपये। अब देखा अरे कई आ रहे हैं ग्राहक, तो क्या किया? 50 रुपये करो। अब 50 रुपये में भी बिकने लगा। ऐसे तैसे करके फिर उसको बहुत से कंबल 50 रुपये में बेच डाले, और थोड़ा से कुछ और बचे उसको 100 रुपये में बेच दिए। इस ढंग से वो बेचता गया, कंबल गया खत्म। एक कंबल वो अपने ओढ़ने के लिए रखा था। शाम हो गई, बीरबल पहुंचे। बीरबल ने कहा भाई कंबल खोजते, एक कंबल दो मुझे भी। कहीं बीरबल वो कहे कि सरकार कंबल तो खत्म हो गया। नहीं नहीं, मुझे कंबल चाहिए ही एक, चाहे जैसे हो। व्यापारी ने सोचा इनको कंबल ही चाहिए, एक कंबल मैं रखा हूं। तब व्यापारी सोचता है मन में और कहता है लेकिन 250 रुपया लगेंगे। क्या? 250 रुपया लगेंगे? 25 रुपये कंबल को अब क्या कह रहा है? 250 रुपये। बीरबल ने सोचा यदि मैं 250 रुपये का कंबल न लूं तो कल कितने में 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा है कि आज 250 रुपये दे करके ले लो। तो 250 रुपया दिया और कंबल ले लिया, आ गया। सारे कंबल उसके बिक गए। अब दूसरे दिन सबके पास देखा, शाम के टाइम फिर वो
अकबर और बीरबल निकले। अकबर ने कहा, बीरबल आज तो व्यापारी बहुत खुश होगा, वो उसके सारे कंबल बिक गए होंगे। कि हाँ हुजूर, बहुत खुश होगा वो तो, चलो जरा देखें। गए पास में जब, तो देखा कि बड़ा उदास है वो, बहुत निराश बैठा, एकदम परेशान। तब दोनों गए, कहा कि व्यापारी तुम्हारे कंबल तो सब बिक गए ना, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्यों उदास बैठे हो? तो कहते हैं, हुजूर हाँ, आपकी मेहरबानी से सारे कंबल बिक गए, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूं कि शुरू में मैं 25-25 रुपये में कंबल बेचा, 25-25 रुपये लगा करके, बाद में 50-50 लगाया, और एक कंबल हुजूर 250 रुपये में बेचा। मैं सोचता हूं सभी कंबलों को 250 रुपये में बेचा होता तो तुम्हें लाखों की पैसा मेरे पास हो गया होता। क्यों मैंने ऐसा नहीं किया? इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूं। सोचिए इस बात को। उनको जो लाभ हुआ है, उस लाभ से उन्हें आनंद बनाना चाहिए कि जो उन्होंने जो चाहते थे, क्या है सोचने का ढंग देखिए। शुरू से ही 250 रुपये बेचा होता तब। मैं क्या कह रहा था, हम सोचने का ही ढंग गलत बनाते हैं तो हमारी जो कुछ भी घटनाएं घटती है उससे हम गलतियां लेते हैं, त्रुटियां लेते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परिवर्तन भीतर करना है, सोचने के ढंग को बदलना है। ऐसा सोचें कि जानबूझ करके अच्छाई ढूंढें। हर व्यक्ति में अच्छाई है, बुराई भी है। गुरुदेव जी एक बहुत बढ़िया बात कहा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, हम लोग इसको समझ सकें तो और इसको अपना सकें तो। आदमी पूरा अच्छा तो हो सकता है, लेकिन पूरा गलत नहीं हो सकता है। जिन्हें आप पूरा गलत कह रहे हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है। हमें क्या करना है, उनकी अच्छाई को ले लेना है। उनमें जो अच्छापन है, उनका जो हमारे लिए लाभप्रद है वह ले लें। सभी में अच्छाइयां हैं, हमें प्रयास करना पड़ेगा। वो देखें वहां जाकर के कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है जिससे मुझे सीख मिलती है। कोई ना कोई है, कोई ना कोई टेक्निक उनके पास है, या तो उनके बोलने का ढंग, या फिर उनका काम करने का ढंग, या फिर और भी व्यवहार कुछ ना कुछ है जिसे हमें ले लेना। जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, कोई आदमी शराब पीता है, आप देखेंगे ना तो उनमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई मिल जाएगी। उस मामले में वो गलत है। यह नहीं है कि उनका पूरा व्यक्तित्व नकारना है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के गलत अंशों में ही हम उसे गलत कह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक क्षेत्र में वो गलत कर रहा है तो पूरा व्यक्तित्व ही गलत हो गया है, सो बात नहीं है। उसमें ऐसे भी गुण हो सकते हैं जो हम में न हो और वो हमारे लिए लाभप्रद हो सकते हैं। इसलिए हमें वह लाभ लेना चाहिए।